Hello everyone and welcome to the lecture series घर घर संविधान हर घर संविधान. In the last lecture series, we have discussed the differentiation between the federal constitution and the unitary constitution. हम लोग ने ये भी देखा कि यदि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या फीचर्स होना नेसेसरी है. इसी तरह से हम लोग ने डिस्कस किया कि यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सारे फेडरल फीचर्स हैं या हमारे पास फेडरल फीचर कुछ डेविएशन के साथ है. So on the basis of the discussion, we can say that our constitution, Indian constitution is the federal constitution, but still we are having a difference in opinion. प्रोफेसर वियर के अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. प्रोफेसर जेनिक्स के अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है. तो ऐसे कौन सी मॉडिफिकेशन है, ऐसे कौन से पॉइंटर हैं जिसके बेस पर ये डिफरेंस इन ओपिनियन हमें देखने को मिलता है. हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सी मॉडिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली एब्सोल्युटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. फर्स्ट मॉडिफिकेशन वी कैन टेक आर्टिकल 249 here. आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं यदि काउंसिल ऑफ स्टेट को ऐसा लगता है कि नेशन के इंटरेस्ट में है तो पार्लियामेंट को वो कॉम्पिटेंसी दे सकती है कि वो चाहे तो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ बनाए. ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा काउंसिल ऑफ स्टेट को, और रेजोल्यूशन पास होने के बाद पार्लियामेंट को कॉम्पिटेंसी मिल जाएगी, वो चाहे तो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ बना सकती है. सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट. सेकंड मॉडिफिकेशन, हम इमरजेंसी पावर को यहाँ ले सकते हैं. इमरजेंसी पावर से मतलब है यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है. नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356, एंड लास्ट वन आर्टिकल 360 विच इज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो तीनों ही तरह की इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में किसी भी तरह की यदि इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है तो लॉ बनाने का पावर कहाँ पर पहुंच जाएगा, पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, और पार्लियामेंट जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी वो सभी को फॉलो करना होगा. तो हमारी सुप्रीमेसी किसके पास आ गई, पार्लियामेंट के पास आ गई. स्टेट किसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं. थर्ड मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 को हम क्यों कह रहे हैं मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आर्टिकल 1 को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. मीन्स हमने कहीं भी फेडरल वर्ड तो यूज नहीं किया. हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कह रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ फेडरल वर्ड तो यूज नहीं है. हमारे यहाँ तो वर्ड यूज है यूनियन ऑफ स्टेट. क्या यूनियन ऑफ स्टेट हमने पर्पसफुली यहाँ पे यूज किया है, हमने इंटेंशनली यूज किया है? तो इसके पीछे जब हम डिबेट्स को देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमें मिलता है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे यहाँ वर्ड यूज किया गया था फेडरल, लेकिन आफ्टर द सेवरल डिबेट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट. इसके पीछे के 2 फैक्टर काम कर रहे हैं. इसके पीछे का 2 लॉजिक हमें समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं तो स्टेट और यूनियन के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है, और साथ ही साथ स्टेट को ये पावर नहीं दिया गया कि वो जब चाहे अपने को यूनियन की कैपेसिटी से अपने को रिमूव कर सके. तो union of state has been inserted purposefully intentionally in place of the federation. फोर्थ मॉडिफिकेशन हम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हम मॉडिफिकेशन में यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करें गवर्नर की, गवर्नर विल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. तो हमें यदि इसको कंपेयर करना है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन. तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके लिए तो हमारे पास एक इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके लिए तो इलेक्शन होता है. तो जब हम यूनियन के एग्जीक्यूटिव को इलेक्शन करके अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा भाई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है. तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट. गवर्नर कब तक अपनी पोस्ट पर रहेगा, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. जब हम कह रहे हैं अपॉइंटमेंट डन बाय द प्रेसिडेंट एंड विल बी ऑक्यूपाई द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट मींस वेदर इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन द क्वेश्चन इज देयर, और President is working on the aid and advice of the Council of Minister. आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट जब भी कोई फंक्शन करेगा तो हमेशा किसकी एड और एडवाइस पर करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. तो जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है गवर्नर का वो किसके सबऑर्डिनेशन में किया जा रहा है, किसके एडवाइस पर किया जा रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर किया जा रहा है. तो किसके अंडर रहकर काम करेगा गवर्नर, मीन्स गवर्नर कैन वर्क एज ए जस्ट द की ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे एग्जीक्यूटिव हेड जो है स्टेट का अपॉइंटमेंट उसका हमारा जो है वो सेंटर से किया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं उसके पास सॉवरेन पावर तो नहीं होगा.
कहीं ना कहीं से तो वो इंडिकेशन लेगा, क्योंकि उसका रिमूवल भी कहाँ से किया जाएगा, सेंटर से किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रोविजन से हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं मॉडिफिकेशन सिंगल सिटीजनशिप। जब हम लोग फेडरल फीचर को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि जितना भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी फेडरल कंट्री है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है। एक तो फेडरल स्टेट की सिटीजनशिप, दूसरा उस स्टेट की सिटीजनशिप जहाँ पर हम रिजाइड कर रहे हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में केवल सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन दिया गया है। हम सभी इंडिया की सिटीजनशिप हम लोग के पास है, लेकिन हमें हमें स्टेट की, हमारे की किसी की भी सिटीजनशिप हमें नहीं दी गई है। पर्पस हमारा यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना था, लेकिन हम अलग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमारा ये डिस्टिंग्विश फीचर हो जाता है, जो हमें डेविएशन देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। Next modification we can take from the Article 2 and 3. आर्टिकल 2 एंड 3 किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट का मैप को रिड्रॉ करने के बारे में बात कर रहा है। हमने कहा यदि हमें किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, हमने कहा एक स्टेट को हमें 2 स्टेट में डिवाइड करना है, हमने कहा हमें किसी स्टेट का नाम बदलना है, भाई ये सब पावर किसको दिया गया है, ये सब पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करके चाहे तो किसी भी स्टेट को के मैप को रिड्रॉ कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे कोई स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल कंसल्टेशन से काम चल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम ले सकते हैं मॉडिफिकेशन आर्टिकल 200 एंड 201। आर्टिकल 200 और 201 क्या कहता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए जब भी कोई बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यदि सेंटर का है, यूनियन के सब्जेक्ट पर, तो हमें प्रेसिडेंट कंसेंट चाहिए, और यदि स्टेट का है तो हमें गवर्नर की कंसेंट चाहिए। लेकिन 200 और 201 उसका एक एक्सेप्शन देते हैं कि इवन स्टेट का यदि कोई मैटर है तो गवर्नर के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पर प्रेसिडेंट की कंसेंट उसको लेनी ही पड़ेगी, बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट से हम उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 200 और 201 उस जनरल रूल का हमें एक्सेप्शन प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा कुछ मैटर ऐसे हैं, आर्टिकल 288 में आप जाकर देखेंगे तो कुछ मैटर ऐसे हैं जो इवन हमें, यदि हमें बिल को लेकर आना है, हमें बिल को इनिशिएट करना है, तो हमें प्रायर कंसेंट किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का चाहिए। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, कुछ मॉडिफिकेशन है जो स्टेट को यूनियन के सबऑर्डिनेशन में लाकर रख देते हैं। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन ले सकते हैं यूनिफाइड जुडिशरी। अब यूनिफाइड जुडिशरी का क्या मतलब है, यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब है टॉप पर केवल एक जुडिशरी का होना। टॉप पर एक जुडिशरी का होना मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हैविंग द हाईएस्ट अथॉरिटी इन आवर कंट्री। सबसे टॉप पर है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें क्या मिलता है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट मिलता है। मींस हर स्टेट का अपना एक सबसे सुपीरियर कोर्ट होता है, जिसमें हम सारी अपील उस पर्टिकुलर स्टेट की लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें मॉडिफिकेशन मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द अपर हाउस। ये कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। जब भी हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करेंगे अपर हाउस की, फेडरल स्टेट में जब हम बात करेंगे अपर हाउस की, तो अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का। मींस हर स्टेट से इक्वल नंबर में मेंबर जाएंगे अपर हाउस में अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। लेकिन जब हम इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं, तो इंडिया में हमें अपर हाउस मींस राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कुछ स्टेट से 30 तक मेंबर हैं, कुछ स्टेट से 1 मेंबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में स्टेट का नहीं है। तो जिस स्टेट की ज्यादा डोमिनेंसी है, ज्यादा मेंबर है, उसकी डोमिनेंसी ज्यादा होगी, जिस स्टेट से कम मेंबर है उसकी डोमिनेंसी कम होगी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम ले सकते हैं रेज्यूटरी पावर। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को इंडियन रेस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे, मैंने कहा शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट को हमारा प्रोविजन दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा यदि कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं दिया गया है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रेज्यूटरी पावर, रेज्यूटरी सब्जेक्ट। तो रेज्यूटरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया। हमने कही थी टेररिज्म है, हमें कोई लॉ बनाना है, तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट ज्यादा हो जाती है। और यदि ऐसे कोई भी लॉ बनाया जाता है रेज्यूटरी पावर में रहते हुए, तो वहां पर सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की एस्टेब्लिश होती है और स्टेट उसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम आर्टिकल 256 और 257 को ले सकते हैं। यहाँ पर 256 और 257 क्या कहता है, सेंटर को ऑथोराइज करता है कि वो चाहे तो डायरेक्शन इशू कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन दे सकता है स्टेट को, और स्टेट बाउंड है उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए। तो जब स्टेट को जब गाइडलाइन फॉलो सेंटर के थ्रू की जा रही है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि स्टेट किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेगा, सेंटर के सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। तो ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि भाई हम एब्सोल्यूट फेडरलिज्म तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्यूट फेडरलिज्म में तो हमने क्या किया, हमने सेंटर को भी पावर दे दिया, हमने स्टेट को भी पावर दे दिया। मींस दो पैरेलल गवर्नमेंट है, दोनों की अपनी सॉवरेनिटी है, दोनों अपने पैरेलल जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है। लेकिन जो हमने अभी तक ये मॉडिफिकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखे, इससे हमें क्या समझ में आता है, स्टेट को हमने पावर तो दिया गया है, लेकिन जहां पर कंडीशन सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, वहां पर क्या हो रहा है, स्टेट को हम किसके सबऑर्डिनेशन में रख दे रहे हैं, हम सेंटर के सबऑर्डिनेशन में रख दे रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्सोल्यूट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कह सकते हैं कि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे पास मॉडिफिकेशन भी है। तो अब जरूरी है, जब भी हमने कहा, जब हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी के बारे में, मैंने कहा जहां भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि अब ऐसा भी यदि कोई प्रोविजन आ रहा है तो हमारा जुडिशरी जो है इस बारे में अपनी क्या ओपिनियन दे रही है। मींस हमने ये तो देख लिया कि हमारे प्रोविजन क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन क्या है, लेकिन जुडिशरी की क्या ओपिनियन है, क्या जुडिशरी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करेगा या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। समझने के लिए देखते हैं डिफरेंट जजमेंट जिसमें जुडिशरी ने अपनी ओपिनियन दी है। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर 3 केस हाईलाइट करना चाहेंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट। सेकंड केस मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड केस हम ले रहे हैं SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या हाईलाइट कर रही है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्सोल्यूट फेडरलिज्म की कैटेगरी में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया गया है, ना कि हमने फेडरलिज्म और यूनिटरी के पर्सपेक्टिव को ऑप्ट किया है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को लिया तो है, लेकिन एब्सोल्यूट फेडरलिज्म के फॉर्म में नहीं लिया है। हमने कहा जहां भी हमें जरूरत पड़ रही है तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव और स्टेट की लेजिस्लेचर किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे, सेंटर के सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो यदि ऐसा है तो हम इसको एब्सोल्यूट फेडरलिज्म तो नहीं कह सकते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द यूनियन जुडिशरी, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द एब्सोल्यूट फेडरलिस्ट, वी आर फॉलोइंग द concept of the constitution supremacy, but still we can't say that we are the absolute federal one. नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन हमें स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में मिलता है। इस केस को डिसाइड करते समय चीफ जस्टिस बेग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एम्फीबियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं एम्फीबियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये जब चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है, जब चाहे यूनिटरी फीचर्स ऑप्ट कर सकता है। रीजन केवल एक है कि हम यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। हाँ, यदि हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी पर किसी भी तरह का डेंजर है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो फेडरल होते हुए भी ये यूनिटरी फीचर्स को ऑप्ट कर लेगा। जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसाइड कर रही थी, उन्होंने कहा कि माना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर को ऑप्ट किया गया है, लेकिन कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी हैं जो इसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट मिलाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट फेडरल की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं हम फेडरल हैं, लेकिन हमारे पास मॉडिफिकेशन भी है जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। थर्ड इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का हमें ऐसा मुंबई के केस में देखने को मिलता है। जब सुप्रीम कोर्ट मैटर को डील कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक न्यू वर्ड यूज किया, दैट इज द प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म। प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म का मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल बेस पे फेडरलिज्म की बात कर रहा है। प्रैक्टिकल बेस पे फेडरलिज्म मींस हम फेडरल तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्ट करते हैं, लेकिन हम किसी भी स्टेट का यदि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई भी डेंजर आ रहा है तो हम यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने की पावर भी रखते हैं। हम चाहें तो यूनिटरी फीचर्स में ऑप्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो हम इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए, यूनिटी को सेफगार्ड करने के लिए यूनिटरी फीचर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इन टोटल हम कह सकते हैं तीनों ही जजमेंट देखने के बाद, तीनों ही इंटरप्रिटेशन देखने के बाद हमें एक
एसेंस समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मॉडिफिकेशन है, ऐसे फीचर है, तो जहां पर हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना है, उसके लिए हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिटरी फॉर्म में भी पहुंच सकते हैं। तो यदि हम इसको कंक्लूड करना चाहें कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के अकॉर्डिंगली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या भाई आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर? तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हैविंग द मॉडिफिकेशन federalism with the modification, and the purpose of these modification is just for the safeguarding the unity and integrity. हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन हमने मॉडिफिकेशन भी ऑप्ट किए। उन मॉडिफिकेशन को ऑप्ट करने का सिंपल पर्पस क्या है कि हम अपने कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।